गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th एंड 10th बोथ आप दोनों के लिए। अब तक आपने चैप्टर पढ़े, ग्रामर के टॉपिक पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन, जो कि आपके लेखन में मतलब राइटिंग सेक्शन में है, और ये क्लास 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। तो दोनों ही आप दोनों क्लासेस के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला है इसमें क्लास 9th में आपके जो राइटिंग सेक्शन में है वो 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक कौन कौन से? अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है। पत्र 9th क्लास में अनौपचारिक पत्र है और 10th क्लास में औपचारिक पत्र है। और उसके बाद 9th क्लास में है संवाद लेखन, फिर है संदेश मैसेज राइटिंग जिसको बोलते हैं, फिर है स्लोगन या नारा लेखन। ये आपके 5 हैं क्लास 9th में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले अनुच्छेद लेखन से। अनुच्छेद को आप मतलब रहित, उच्छेद मतलब कटना, दोनों का मतलब यही है। और इसका शॉर्ट फॉर्म है मतलब ये कि छोटा करके लिखना। और इंग्लिश में आप अनुच्छेद को आर्टिकल भी बोलते हैं, पैराग्राफ राइटिंग भी बोलते हैं हम। तो हिंदी में इसे बोलते हैं अनुच्छेद लेखन। तो किसी भी अनुच्छेद को किस तरह से डिस्क्राइब किया है? किसी भी साहित्यिक यानी कि जो लिटरेचर पार्ट होता है, रचना, पुस्तक आदि के किसी प्रकरण के अंतर्गत वह विशिष्ट भाग जिसमें किसी एक विषय या उसके किसी भाग की विवेचना होती है, यानी कि उसका वर्णन किया गया होता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लेखन गद्य की लघुतम विधा है। विधा से मतलब एक प्रकार है, यानी कि एक प्रकार है, एक तरह की एक टाइप है। और गद्य यानी कि गद्य पार्ट जिसमें आप कहानी वगैरह आती हैं, आपकी चैप्टर्स आते हैं, पोयम के अलावा जो पार्ट होता है वो गद्य। लघुतम मतलब सबसे छोटी इकाई है, यानी सबसे छोटा पार्ट है। इसमें किसी विचार, वाक्य, सूक्ति, अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है, यानी कि हमें एक पैराग्राफ लिखना होता है जिसमें किसी वाक्य, सूक्ति, अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है, उसे बताना होता है, उसे एक्सप्लेन करना होता है। छोटे छोटे वाक्य और कसी हुई रचना अनुच्छेद लेखन के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। यानी कि एक तो जो है शब्दों में या वाक्यों में कसावट होनी चाहिए, कि शब्द जो है आपके बिखराव वाले नहीं हो, वो एक दूसरे से मैच, यानी कि एक दूसरे को क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी में हो, कि एक दूसरे से बंधे हुए हो। आगे वाला शब्द जो आप पढ़ने जा रहे हो वो उससे तारतम्यता बैठी हुई होनी चाहिए उसकी। अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम कोई अनुच्छेद लिखने जा रहे हो तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय को 80 से 100 शब्दों में बांधना, यानी कि लिखना होता है। आप जब कभी भी अनुच्छेद लिखते हैं या अब तक लिखते आए हैं, 5th, 6th, 7th, 8th तक आप पढ़ते आए हैं और आप लिखते हैं, तो उसमें हमेशा ये होता है 50 से 60 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में, इस तरह से आता है लिखा हुआ। तो लिखना होता है वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हों। अनुच्छेद में जो वाक्य हम लिखते हैं वो छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से बंधे हुए होने चाहिए, यानी कि वो पिछले वाले वाक्य को जोड़ता हुआ होना चाहिए कि आप आगे क्या कहना चाह रहे हैं। विचारों का प्रवाह श्रृंखला जैसा होता है। जो आपके विचार अनुच्छेद लेखन में आ रहे हैं, यानी कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके जो है श्रृंखला, यानी कि एक कड़ी सी बननी चाहिए। विषय का आरंभ सीधे विषय से ही होना चाहिए, यानी कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक से ही आप शुरुआत करें, अनावश्यक बातों का उसमें समावेश ना हो। भाषा स्पष्ट, सरल एवं मुहावरेदार होती है, यानी कि भाषा का जो प्रयोग है स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अगर मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी अच्छे होने चाहिए, यानी कि विषय से संबंधित होने चाहिए। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ आ जाना चाहिए, यानी कि जो आप बताना चाह रहे हैं उस अनुच्छेद के माध्यम से वो अंत में समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप किसी अनुच्छेद की शुरुआत
कोई अच्छी सी सूक्ति के द्वारा विषय अनुकूल करते हैं, विषय के अनुकूल किसी सूक्ति का प्रयोग करके लिखते हैं, तो आपका अनुच्छेद जो है और भी प्रभावी हो जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद को लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक अनुच्छेद बता रही हूँ किस तरह से हमें लिखना चाहिए। जैसे अनुच्छेद का विषय है दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, यानी जो दया है हमारे भीतर, जो मन की भावना है, वो क्या है, धर्म की जड़ है। तो उसके जो विचार बिंदु यानी कि हमें इन मुख्य बिंदुओं को आधारित अनुच्छेद लिखना है। इन मुख्य बिंदुओं पर आधारित हमें अनुच्छेद लिखना है। सबसे मुख्य बिंदु है इसका दया का अर्थ, मानवीय गुण, हर धर्म में दया और करुणा पर बल। 3 बिंदु हैं, लेकिन हमें इन बिंदुओं को अलग अलग करके नहीं लिखना, बल्कि एक ही पैराग्राफ में लिखना है, एक ही अनुच्छेद में लिखना है। जैसे अब शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ये इन बिंदुओं को हम इसमें समेट कर लिखेंगे। दया का अर्थ, किसी पीड़ित व्यक्ति के दुख को देखकर पिघल जाना, यह हर मानव का सहज गुण है। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर साधारण मनुष्य देवता बन जाता है, तो कोई राक्षस पिघल कर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है, वह उतना ही कोमल और उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। ये क्या है, मानवीय गुणों को बताया गया है, उसके मनुष्य के अंदर के गुण, कोमलता, उदारता होना, ये सब क्या है, मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं वो हैं। जितने भी महात्मा और नायक होते हैं, उनमें यही गुण सबसे अधिक होता है। वे रोते हुए को हंसाना जानते हैं, वे हर दुखी के दुख को हरते हैं। ये हर धर्म में दया और करुणा पर बल। तो ये क्या है, सभी धर्मों को, राम, रहीम, नानक, यीशु, सभी में यही गुण विशेष मिलेगा। यही कारण है कि सभी धर्मों ने दया और करुणा पर बल दिया है। यानी कि यहाँ पर राम भी आ गए, रहीम भी आ गए, नानक भी आ गए, यीशु भी आ गए। तो ये क्या है, सभी धर्मों के जो धर्म आचार्य हैं, सभी ने किस पर बल दिया है कि सभी धर्मों ने दया और करुणा पर बल दिया है। तो इस प्रकार से क्या है, हम अनुच्छेद को लिख सकते हैं। इसमें शब्दों में जो है, वाक्यों में तारतम्यता है, यानी कि एक पिछला वाक्य आगे वाले वाक्य से जुड़ता हुआ नजर आता है, और सभी बिंदुओं को हमने इसमें समेट लिया है। तो ये इस प्रकार से हम जो है अनुच्छेद लेखन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अनुच्छेद को लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक अनुच्छेद बता रही हूँ किस तरह से हमें लिखना चाहिए। जैसे अनुच्छेद का विषय है दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, यानी जो दया है हमारे भीतर, जो मन की भावना है, वो क्या है, धर्म की जड़ है। तो उसके जो विचार बिंदु यानी कि हमें इन मुख्य बिंदुओं को आधारित अनुच्छेद लिखना है। इन मुख्य बिंदुओं पर आधारित हमें अनुच्छेद लिखना है। सबसे मुख्य बिंदु है इसका दया का अर्थ, मानवीय गुण, हर धर्म में दया और करुणा पर बल। 3 बिंदु हैं, लेकिन हमें इन बिंदुओं को अलग अलग करके नहीं लिखना, बल्कि एक ही पैराग्राफ में लिखना है, एक ही अनुच्छेद में लिखना है। जैसे अब शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, ये इन बिंदुओं को हम इसमें समेट कर लिखेंगे। दया का अर्थ, किसी पीड़ित व्यक्ति के दुख को देखकर पिघल जाना, यह हर मानव का सहज गुण है। परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर साधारण मनुष्य देवता बन जाता है, तो कोई राक्षस पिघल कर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है, वह उतना ही कोमल और उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है। ये क्या है, मानवीय गुणों को बताया गया है, उसके मनुष्य के अंदर के गुण, कोमलता, उदारता होना, ये सब क्या है, मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं वो हैं। जितने भी महात्मा और नायक होते हैं, उनमें यही गुण सबसे अधिक होता है। वे रोते हुए को
हंसाना जानते हैं, वे हर दुखी के दुख को हरते हैं, ये हर धर्म में दया और करुणा पर बल। तो ये क्या है, सभी धर्मों को, राम, रहीम, नानक, यीशु, सभी में यही गुण विशेष मिलेगा। यही कारण है कि सभी धर्मों ने दया और करुणा पर बल दिया है। यानी कि यहाँ पर राम भी आ गए, रहीम भी आ गए, नानक भी आ गए, यीशु भी आ गए। तो ये क्या है, सभी धर्मों के जो धर्म आचार्य हैं सभी ने किस पर बल दिया है कि सभी धर्मों ने दया और करुणा पर बल दिया है। तो इस प्रकार से क्या है, हम अनुच्छेद को लिख सकते हैं। इसमें शब्दों में जो है वाक्यों में तारतम्यता है, यानी कि एक पिछला वाक्य आगे वाले वाक्य से जुड़ता हुआ नजर आता है और सभी बिंदुओं को हमने इसमें समेट लिया है। तो ये इस प्रकार से हम जो है अनुच्छेद लेखन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू। इससे पहले हमने क्लास 9th और 10th दोनों के लिए हमने अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ा कि अनुच्छेद लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती है, अनुच्छेद हमें किस तरह से लिखना चाहिए और किन किन बिंदुओं पर आधारित हम अनुच्छेद को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं और अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और अब हम देखेंगे क्लास 9th और 10th दोनों के लिए पत्र लेखन कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, पत्र के क्या प्रकार होते हैं और पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पत्र क्या है? क्या है पत्र? आज हम आमने सामने बैठकर बात करते हैं और फोन पे बात करते हैं, इंटरनेट के जरिए बात करते हैं। ये सब चीजें क्या है? ये हमारे मतलब बात करने का एक साधन है, जरिया है। पहले के जमाने में जब से टेक्नोलॉजी में नयापन आया है, सुधार आया है, तो नई नई चीजें आ गई हैं। टेलीफोन, पेजर, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आ गई हैं। जो जितना दूर होता है वो आसानी से बात इन उपकरणों के माध्यम से आसानी से बात कर सकता है। लेकिन पहले के लोग क्या है, उनके पास ये साधन नहीं थे और तकनीकी सूचना जो भी थी, तकनीकी थी, वो ऐसी नहीं थी। पहले सब लोग क्या करते थे, पत्रों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। और वो पत्र क्या थे, पहुंचने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कम से कम भी 3 से 4 दिन का समय लेते थे। तो क्या प्राचीन काल में भी इसका प्रचलन रहा था कि पत्रों के माध्यम से ही सब एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाते थे। और सूचना क्रांति के इस युग में मोबाइल, इंटरनेट आदि के आ जाने से पत्र लेखन में क्या है, कमी आई है। लेकिन फिर भी आज जितने भी सरकारी काम जो भी होते हैं वो पत्रों के माध्यम से ही होते हैं। अगर आपको कहीं आवेदन करना है तो भी आप आवेदन पत्र लिखेंगे, कहीं आपको अपने कार्यालय में छुट्टी के लिए आवेदन देना है तो भी आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगर आपको कहीं कोई शिकायत करनी है तो भी आप उसके लिए एक शिकायती पत्र लिखेंगे। और जो लोग फोन या इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से बात नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, वे आज भी वे लोग जहां पर नेटवर्क नहीं है, आज भी वे लोग पत्रों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं और पत्र लिखने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। लेकिन क्लास 9th में सिर्फ अनौपचारिक पत्र है और क्लास 10th में सिर्फ औपचारिक पत्र है। लेकिन पत्र जो है आप लोग क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ते आ रहे हैं। औपचारिक और अनौपचारिक 2 पत्र पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन उनको लिखने का क्या है, तरीका क्या होता है, ये आज हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सीखेंगे। पत्र लेखन, पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ये पत्र जो है अपने मित्रों, रिश्तेदारों, निकट संबंधियों को लिखे
जाते हैं। इनका कथ्य, निजी एवं घरेलू होता है। कथ्य मतलब जो हम इसका मैटर लिखते हैं वो निजी मतलब पर्सनल होता है और घरेलू होता है। औपचारिक पत्र, इस प्रकार के पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं आदि को लिखे जाते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र आदि शामिल होते हैं। औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं? जो कि प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र और सरकारी पत्र आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। अगर हमें एक अच्छा पत्र लिखना है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहली विशेषता उसकी यह है, पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी कि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण होती है, यानी पत्र जो लिखे उसकी भाषा जो हो सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति से बचना चाहिए, जिससे पत्र अनावश्यक लंबा ना हो। पुनरुक्ति से बचना मतलब एक ही पंक्ति को या एक ही बात को बार बार नहीं कहना चाहिए, जिससे कि पत्र अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। पत्र में छोटे एवं सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखते समय वाक्य सरल हो तथा छोटे छोटे हों। पत्र में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उसमें आत्मीयता झलकती हो। यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि पढ़ने वाले को लगे कि वो उसके लिए बहुत ही मतलब आत्मीय संबंध है उसके साथ। पत्र के माध्यम से शिकायत भी करनी हो तो वह भी मर्यादित शब्दों में हो। अगर आप शिकायती पत्र लिख रहे हैं या किसी से शिकायत कर रहे हैं तो भी वो मर्यादित शब्दों की सीमा होनी चाहिए, यानी शब्द सीमा जो है मर्यादित होनी चाहिए। उसमें आपको मर्यादा में ध्यान में रखते हुए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में प्रयुक्त भाषा से आडंबर या दिखावा नहीं झलकना चाहिए, यानी कि अनावश्यक दिखावटी भाषा या आडंबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्रों के अंगों का आरंभ, कलेवर और समापन में संतुलन होना चाहिए, यानी कि आरंभ, पत्रों के अंग, आरंभ मतलब शुरू करते समय, कलेवर यानी कि उसकी विषय वस्तु या मुख्य भाग, बीच का जो पार्ट होता है, और समापन में संतुलन होना चाहिए, यानी कि जब हम पत्र लिख रहे हो तो इनमें तीनों में आपस में तालमेल बैठा यानी संतुलन होना चाहिए। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें, कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखते हुए अनौपचारिक पत्रों को लिखना चाहिए। तो नंबर 1 पर है लिखने वाले का पता एवं दिनांक। सबसे पहले जब हम शुरू करेंगे तो उसमें होगा लिखने वाले का पता एवं दिनांक। पत्र लेखन का आरंभ, पत्र लेखक अपना पता और दिनांक लिखकर करता है, यानी कि जो पत्र लिखने वाला है वो पत्र की शुरुआत अपना पता और दिनांक लिखकर करता है। इसे बाएं ओर कोने में सबसे ऊपर लिखा जाता है। पहले पता लिखकर उसके ठीक नीचे दिनांक लिखनी चाहिए बाएं ओर, यानी कि जब आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो अपनी लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ हम लिखना स्टार्ट करेंगे। दूसरा है संबोधन, दिनांक के ठीक नीचे अगली पंक्ति में पत्र पाने वाले के लिए संबोधन लिखा जाता है, यानी कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे हम क्या संबोधित करके बुलाएंगे। अभिवादन, संबोधन से अगली पंक्ति में पत्र पाने वाले के लिए उम्र, संबंध आदि के अनुसार उचित अभिवादन सूचक शब्द लिखा जाता है, यानी कि आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आप अपनी उम्र और अपने संबंधों का ध्यान रखते हुए उसे अभिवादन लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं प्रिय मित्र कैसे हो, इसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं चरण, बड़ों को अगर लिख रहे हैं तो हम चरण स्पर्श, नमस्ते, इस तरह से कुछ हम अभिवादन करके लिखते हैं। पत्र का कलेवर, कलेवर से मतलब है विषय वस्तु या उसका मुख्य भाग। इसे पत्र की विषय वस्तु कहा जाता है। यह पत्र का मुख्य भाग है। हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे इसी अंश में लिखा जाता है, यानी कि पत्र में आप क्या बात कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, वो सब क्या है उसके मुख्य भाग यानी उसकी विषय वस्तु होती है, उसे कलेवर भी कहा जाता है। पत्र का समापन यानी कि एंड करना, पत्र को समाप्त करते समय पत्र पाने वाले के लिए यथा योग्य अभिवादन जरूर लिखना चाहिए,
कि हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, अगर हम पत्र समाप्त कर रहे हैं, पत्र की समाप्ति पर हमें उसको यथा योग्य अभिवादन भी लिखना चाहिए। स्वनिर्देश, स्वनिर्देश यानी कि पत्र लिखने वाले के लिए क्या निर्देश हैं। यह पत्र का अंतिम चरण है। इस चरण में पत्र लिखने वाला अपने संबंध में उल्लेख करता है, यानी कि मैं आपका पुत्र, पुत्री या जो भी आप मित्र, इस तरह से। इसमें पत्र पाने वाले के साथ संबंध और अपनी आयु का भी ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों के बाद अब हम देखेंगे औपचारिक पत्रों को हम कितने उपभागों में बांट सकते हैं। औपचारिक पत्रों को हम निम्नलिखित उपभागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है प्रार्थना पत्र। ये पत्र प्रधानाचार्य को किसी कार्यालय के अधिकारी या संस्था प्रमुख को लिखे जाते हैं। आवेदन पत्र, दूसरा है आवेदन पत्र। आवेदन मतलब आवेदन करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए लिखे गए पत्रों को आवेदन पत्र कहा जाता है। फिर है शिकायती पत्र। व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक समस्या का निराकरण मतलब उसे दूर करवाने हेतु लिखे गए पत्रों को शिकायती पत्र कहा जाता है। फिर चौथा है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे गए पत्र इस श्रेणी में आते हैं। इसमें जनहित की समस्याओं की ओर सरकार एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रकाशन हेतु अनुरोध किया जाता है। यानी कि आपके मोहल्ले में कुछ गड़बड़ी है, गंदगी फैली हुई है, सफाई नहीं हो रही, तो आप जो है अधिकारियों का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिए अखबार के संपादक को आप पत्र लिखते हैं। फिर है पांचवा व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें मंगवाना, किसी माल की आपूर्ति न होने की शिकायत आदि इसी के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक यानी कि आपको पुस्तकें मंगवानी है, आपको माल मंगवाना है, माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, आपकी समय पर चीज नहीं पहुंच पा रही, तो ये सब पत्र जो है व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अन्य पत्र हैं, इसके अंतर्गत बधाई, निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। जैसे आपको फॉर्मल किसी को इनविटेशन देना है, बर्थडे के लिए बुलाना है, बधाई देनी है, किसी व्यावसायिक जो आपके मतलब व्यावसायिक मित्र हैं उनको आपको बधाई देनी है, निमंत्रण पत्र भेजना है, इस तरह के लोगों के लिए क्या होते हैं अन्य पत्र, यानी कि वो भी औपचारिक पत्रों में ही आते हैं। क्लास 9th में अनौपचारिक पत्र है सिलेबस में और क्लास 10th में औपचारिक पत्र है सिलेबस में। और आज हमने इस वीडियो के थ्रू पत्रों के प्रकार यानी कि औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा। औपचारिक पत्र को हम कितने उपभागों में बांट सकते हैं वो हमने जाना, और पत्रों को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, पत्र को अच्छा किस प्रकार से लिखा जा सकता है, उसके लिए हमने कुछ मुख्य बिंदुओं को जाना कि हम पत्र को किस प्रकार लिख सकते हैं, उसे और अच्छा कैसे, उसकी भाषा को हम किस प्रकार अच्छा बना सकते हैं, और पत्र का जो फॉर्मेट है, प्रारूप है, वो किस तरह से हम लिख सकते हैं। आपको जो है आज हमने पत्रों के बारे में जाना, पत्रों के प्रकार के बारे में जाना, पत्रों को कैसे लिखा जाता है, पत्रों को लिखने के लिए क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और अब मैं आपको जो है पत्रों के प्रारूप की जो है पिक्स सेंड कर दूंगी, जिसके थ्रू आप समझ सकेंगे कि आपको पत्र किस तरह से लिखना है, यानी कि लेटर का फॉर्मेट की उसकी पिक सेंड कर दूंगी, लेटर्स की फॉर्मेट की। 9th क्लास के लिए अनौपचारिक पत्र और 10th क्लास के लिए औपचारिक पत्रों के फॉर्मेट। थैंक यू।